हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मेरा नाम है योगेश चौहान। आज मैं टेस्ट रैंकिंग के लाइव मॉक 11 इसके जीएस का एनालिसिस कराने वाला हूँ। ये एक पूरी सीरीज है। एक से मैंने शुरू की थी, लाइव मॉक 1 से शुरू किया था और अब तक 11 वीडियोस हो चुकी हैं। और इनमें बहुत सारे ऐसे शानदार क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लर्निंग तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ आपका रिवीजन भी होगा। तो इस सीरीज को जरूर देखें। बाकी जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो इस सीरीज से जुड़े हैं उनको पता है कि ये कितनी बेनिफिशियल सीरीज है। बाकी नए स्टूडेंट प्लीज इसे शुरू से देखें, लास्ट तक देखें, आपको पता चलेगा कि कितनी यूजफुल है। आप भले ही इसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे लेकिन आपको लर्निंग 100 सवालों के बराबर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं उसमें आपको अगर एक स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट पता है तो आप इजीली कर ले जाते हैं। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको कितनी जरूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैंपेन लॉन्च बाय द इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन स्नैक न्यूट्रिशन इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्नैक पोषण पर शुरू किए गए अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ये अभियान पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स भोपाल में एक पायलट परियोजना के साथ शुरू किया गया। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ये शुरू की गई है पायलट प्रोजेक्ट किया एम्स के द्वारा ही है, लेकिन ये एम्स भोपाल ने नहीं बल्कि ये एम्स नागपुर ने शुरू किया है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। 2 एंड 4 ओनली होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड ये गलत हो गई। यहां पर फर्स्ट ट्रू बताइए जबकि फर्स्ट गलत है। थर्ड, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये भी गलत हो गई। और फोर्थ ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट ये भी गलत हो गई। तो यहां देखा आपने कि आपको एक स्टेटमेंट पता है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सेकंड एंड 4 ओनली। बाकी एक बार स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं, बाकी क्या क्या स्टेटमेंट है ताकि हमको इस कैंपेन के बारे में पता लग सके। इतना हमें पता लग गया है कि ये पायलट प्रोजेक्ट था एम्स नागपुर का और इसको शुरू किसने किया है, लॉन्च किसने किया है, तो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अगली स्टेटमेंट है कि लोगों के स्वास्थ्य वर्धक विकल्पों को और मार्गदर्शन करने के लिए खाद्य स्टॉलों के पास चीनी वसा और ट्रांस वसा की मात्रा प्रदर्शित करने वाले पोस्टर लगाए गए। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये एम्स नागपुर का जो एरिया है आसपास का, वहां पर जितनी भी स्टॉल्स थे वहां पर पोस्टर्स लगाए गए जिसमें फैट्स, ट्रांस फैट्स और शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी। ऐसे बैनर्स लगाए गए, पोस्टर लगाए गए। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द कैंपेन प्रमोट्स ए कंप्लीट बैन। देखो ये स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकती ना, कंप्लीट बैन बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई। ये स्टेटमेंट कह रही है कि समोसा और बिस्किट ये जो स्नैक्स हैं इन पर कंप्लीट बैन लगाने के लिए कैंपेन था। ये गलत है। यहां पर न्यूट्रिशनल अवेयरनेस की बात हो रही है। ये कैंपेन अवेयरनेस फैलाने के लिए है, ना कि बैन लगाया जा रहा है। यानी सरकार ने आपके डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया है कि आपको खाना है या नहीं खाना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वर एनकरेज्ड टू सपोर्ट द कैंपेन बाय प्रमोटिंग हेल्थ फूड ऑप्शंस एंड एनकरेजिंग फिजिकल एक्टिविटीज। यानी सरकारी विभागों को स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देकर और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके अभियान का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे मैंने किसी मेट्रो स्टेशन पर भी देखा था कि अब क्या है, उन्होंने ना मेट्रो स्टेशन की स्टेयर्स पे मार्किंग कर दी है। जैसे फर्स्ट स्टेप पर कि 0.7 कैलोरीज आप लूज करोगे, नेक्स्ट स्टेप पर आप 1.7 कैलोरीज आप लूज करोगे। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने के लिए गवर्नमेंट की पहल है। तो बाकी इसका आंसर आपको मिल गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
2 and 4 ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेड ट्रिब्यूट्स टू फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद एंड लोकमान्य तिलक ऑन देयर रिसेंट बर्थ एनिवर्सरीज। लोकमान्य तिलक वॉज फेमसली लिंक्ड विद विच नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकमान्य तिलक का संबंध किस राष्ट्रवादी समाचार पत्र से था? ऑप्शन है द हिंदू एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, केसरी एंड मराठा, हिंदुस्तान टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर एंड ट्रिब्यून। मैं ऐसा समझता हूं कि इसका आंसर 99% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया होगा और वो सफल भी रहे होंगे। ये सुपर इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जैसे लोकमान्य तिलक जी का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक। इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। इनका एक फेमस स्लोगन है, कौन सा है वो स्लोगन? वो है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का। और ये कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लीडर थे। यानी कांग्रेस की दो विंग्स बन गई थी ना सूरत स्प्लिट के बाद, एक थी एक्सट्रीमिस्ट विंग और दूसरी थी मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट विंग के लीडर्स कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल। ये सब कौन थे? ये एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के लीडर थे। इन्होंने दो न्यूज़पेपर लिखे, एक था केसरी, ये इसके संपादक थे केसरी के। जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में था और दूसरा न्यूज़पेपर था मराठा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था। इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। और बाल गंगाधर तिलक को ही 1908 में सिडिशन यानी राजद्रोह के आरोप में बर्मा की मांडला जेल में, कौन सी जेल? मांडले जेल। कहाँ थी ये? बर्मा। आज के टाइम पे ये म्यांमार है। तो मांडले जेल में कितने साल की सजा मिली थी सिडिशन यानी राजद्रोह देशद्रोह के आरोप में? तो 6 साल की सजा मिली थी। किसको? बाल गंगाधर तिलक जी को। और इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में। 1920 में इनका देहांत हो गया। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, इन्होंने कौन कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो एक था केसरी और दूसरा था मराठा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया हैज रिसेंटली स्क्रीन्ड 6 करोड़ इंडिविजुअल्स अंडर द नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन launched in 2023. By which year does the mission aim to eradicate sickle cell anemia? भारत ने हाल ही में 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिक्कल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 6 करोड़ व्यक्तियों की जांच की है। इस मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक सिक्कल सेल अनीमिया का उन्मूलन करने का है? अब बात करूं मैं इस मिशन की, इस मिशन को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जुलाई 2023, 2023 में लॉन्च हुआ था। और कहां लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शांडौल में। कहां पर? शांडौल डिस्ट्रिक्ट। कहां का? मध्य प्रदेश का। इस मिशन का एम कि कब तक हम उन्मूलन कर देंगे सिक्कल सेल एनीमिया का, तो वो कौन सा साल है? तो ये टारगेट है 2047 तक। कब तक? 2047 तक। अब ये 2047 ही क्यों चुना, 48 क्यों नहीं चुना? क्योंकि 2047 को हमारी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 100 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे 2047 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोबारा से ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, तो एक एक करके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो पहली स्टेटमेंट है कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड
बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। यानी कुतुब मीनार की जो शुरुआत कराई थी बनाने की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी और कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। ये एकदम करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ 2-4 दिया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, और बाकी में फर्स्ट है, तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अच्छा वैसे ना यहाँ पर देख लेना, मेरी नजर अभी गई, ये चेक कर लेना, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, नॉट करेक्ट नहीं लिखा। अभी मैं वैसे गलती कर देता, कई बार हो जाती है कि यहाँ लिखा नॉट करेक्ट होता है और हम मार्क करेक्ट का कराते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखो ताकि सिली मिस्टेक ना हो। तो वापस आता हूं क्वेश्चन पर। ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 है, सांची स्तूपा इज अ जैन मॉन्यूमेंट बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। पहला यही गलत है। सांची स्तूपा जैन नहीं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, ना कि जैन मॉन्यूमेंट है। और इसको बिल्ड किया गया था मौर्यन एरा के दौरान। और किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोका ने, 3rd BC सेंचुरी के आसपास। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। तो सेकंड तो करेक्ट हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन भी गया। फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट थर्ड फोर्थ। अब थर्ड पढ़कर पता लगेगा कि कौन सी करेक्ट है। फोर्थ पढ़ लेता हूं, क्योंकि यहां पर अगर मैं फोर्थ पढ़ूंगा तो ये स्टेटमेंट चली जाएगी। रेड फोर्ट वॉज बिल्ड बाय अकबर एंड इज लोकेटेड इन आगरा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रेड फोर्ट अकबर ने नहीं बनवाया था, रेड फोर्ट बनवाया था शाहजहां ने। कब? 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में। और कहां बनवाया था? आगरा में नहीं, दिल्ली में। वैसे अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने बनवाया था आगरा फोर्ट, ना कि रेड फोर्ट। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत होते ही ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। हमको थर्ड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, थर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। फिर भी देख लेते हैं। कोणार्क सन टेम्पल इज शेप लाइक अ चैरियट एंड डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य। कोणार्क सूर्य मंदिर रथ के आकार का है और भगवान सूर्य को समर्पित है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो रथ है इसमें 24 व्हील्स है, जो कि 24 घंटों को दर्शाते हैं, और इसमें 7 हॉर्सेज हैं, जो कि 7 डेज को दर्शाते हैं। और ये जो रथ है ये किसका है? ये है भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान के रथ में कितने घोड़े थे? 7 घोड़े थे। तो ऐसे भी ये करेक्ट हो जाता है। तो स्टेटमेंट 3 हो गई करेक्ट, और स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गई। बाकी सेकंड एंड 4 रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8वें शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 8th शेड्यूल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। बाकी भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं, जिसे हम याद कैसे रखते हैं? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, एम यहां लिख लेता हूं। टी से टेरिटरीज एंड स्टेट, मतलब पहले शेड्यूल में क्या है? पहले शेड्यूल में है टेरिटरीज एंड, एम को हटा देता हूं यहां से, एम को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा, एम को यहां लिख देता हूं। टेरिटरीज एंड स्टेट है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में है इमोल्यूमेंट, यानी सैलरीज और इमोल्यूमेंट, भत्ता और सैलरी। कौन से शेड्यूल में है? सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में है अफर्मेशन एंड ओथ, यानी शपथ कौन से अनुसूची में है? यानी शपथ कौन सी अनुसूची में है? तो यह है थर्ड अनुसूची में। फोर्थ, आर फॉर राज्यसभा सीट अलोकेशन, यानी राज्यसभा की सीट कौन से शेड्यूल में है? फोर्थ में। फिफ्थ में है शेड्यूल एरियाज। सिक्स में है अदर ट्राइबल एरियाज, और वो कौन से अदर ट्राइबल एरियाज हैं? वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो एरियाज हैं वो हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो इनके बारे में दिया गया है 6th शेड्यूल में। 7th में है फेडरल लिस्ट, यानी जो 3 लिस्ट हैं, एफ से फेडरल लिस्ट यानी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये तीनों कौन सी अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में। 8th में है
जिसकी बात इस क्वेश्चन में की गई है, तो 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेज। वैसे जब संविधान बना था तब कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज थी? तब 14 थी। आज कितनी है? आज है 22। तो कितनी जोड़ दी गई? 8 जोड़ दी गई। कौन कौन से अमेंडमेंट के तहत? तो ये जोड़ी गई है 21st अमेंडमेंट के तहत, 71st अमेंडमेंट के तहत और 92nd अमेंडमेंट के तहत। तो 21st अमेंडमेंट के तहत सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, ये 15वीं लैंग्वेज बनी। फिर 71st अमेंडमेंट के तहत KMN, एल हटा दो, KLMN होता है ना, तो एल हटाओ, KMN 3 जोड़ी गई। K फॉर कोंकणी जोड़ी गई, M फॉर मणिपुरी और N फॉर नेपाली। 3 भाषाएं जोड़ी गई। और 92nd अमेंडमेंट के तहत कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो यह है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। बाकी L फॉर है लैंड रिफॉर्म्स, और लैंड रिफॉर्म्स कौन से आर्टिकल में है? सॉरी, कौन से शेड्यूल में है? तो ये 9th शेड्यूल में। 10th में है डिफेक्शन, यानी दल बदल कानून। ये 52nd अमेंडमेंट के तहत आया था, और कब? 1985 में। 11वें शेड्यूल में है पंचायत, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 73rd अमेंडमेंट के तहत बनाया गया। कब? 1992 में। एंड M फॉर है म्युनिसिपैलिटीज, और ये कौन से अमेंडमेंट से? 74th अमेंडमेंट 1992। तो ये है 12 शेड्यूल भारतीय संविधान के। हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में 8th के बारे में, जो कि मैंने थोड़ा आपको इलेबोरेट कर दिया। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट ओरिजिनली लिस्टेड 14th लैंग्वेज, सॉरी 14 लैंग्वेजेस। तो ये करेक्ट है। मूल रूप से 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी। करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट, तो ये गलत हो गई, यहाँ करेक्ट पूछा है, और बाकी होल्ड करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है एज ऑफ नाउ इट इंक्लूड्स 22 लैंग्वेजेस, यानी वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो सेकंड भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, होल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट थर्ड ये गलत हो गया। अब हमको थर्ड स्टेटमेंट पढ़नी ही पड़ेगी। थर्ड स्टेटमेंट है इंग्लिश इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। देखो, इंग्लिश ऑफिशियली यूज बहुत होती है, लेकिन इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के गलत होते ही ये गलत हो गया, बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया इज ऑफन कंसिडर्ड अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीब्यूट टू दिस सेंट्रलाइजिंग नेचर? ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, या गवर्नेंस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारत को अक्सर एक मजबूत केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघ माना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान इस केंद्रीकरण प्रकृति में योगदान करते हैं? तो एक एक करके हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो भारत का स्ट्रक्चर है कि ये फेडरल है या यूनिटरी फीचर्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब ये यूनिटरी फीचर और फेडरल फीचर, इसमें अंतर क्या है? यूनिटरी फीचर का मतलब ये है कि जो पावर होगी वो एक सिंगल अथॉरिटी के हाथ में होगी, यानी जो पावर होगी वो सेंटर के हाथ में होगी, यानी पावर का सेपरेशन नहीं होगा। फेडरल फीचर में क्या होता है, यानी संघवाद में क्या होता है? तो संघ में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी जो शक्ति होती है उसको बांटा जाता है किस किस के बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में। किसके बीच में? स्टेट और सेंटर के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। ये एक फेडरल फीचर है। क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? तो केसी वियर के अनुसार इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है। अब इसका मतलब समझते हो? यानी इंडिया के पास फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं, यानी जब जहां जरूरत पड़ती है वहां पावर सिंगल अथॉरिटी को दी गई है
और जहां जरूरत पड़ती है कि बंटवारा होना चाहिए वहां पावर का बंटवारा हुआ है स्टेट और सेंटर के बीच में। अब यूनिटरी फीचर्स क्या क्या हैं? जैसे सिंगल सिटीजनशिप, ये एक यूनिटरी फीचर है, यानी आप नागरिक किसी राज्य के नहीं होते, आप नागरिक भारत के होते हैं, लेकिन यूएसए में सिंगल सिटीजनशिप है ही नहीं। तो एकल नागरिकता कैसा फीचर है? यूनिटरी फीचर है। और फेडरल फीचर में आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित संविधान। ये फेडरल फीचर में क्यों डाला गया है? वो इसलिए क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसके लिए आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, संविधान में दिए होते हैं, इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है। और फेडरल फीचर के अंदर ये रिजिड होता है, यानी आप आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन वहीं यूनिटरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कैसा होता है? वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी जब सेंटर अब चाहे अपनी मन मर्जी अनुसार संविधान में हेरफेर कर सकती है। यानी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फीचर है? यूनिटरी फीचर है। इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, ये एक फेडरल फीचर है, यानी ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल स्टेट करता है या इसका फैसला या बाइसनेस सेंटर की तरफ है, तो इसलिए जुडिशरी एक फेडरल फीचर है। वहीं इमरजेंसी के प्रोविजंस, ये यूनिटरी फीचर्स हैं, यानी जब इमरजेंसी लगती है तो कंट्रोल किसका हो जाता है? सेंटर का हो जाता है, यानी सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, स्टेट की पावर छीन ली जाती है, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजंस यूनिटरी होते हैं। तो चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और आंसर करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे इसकी बात करें यहां पर स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात कर रहा है, यानी यूनिटरी फीचर, यानी जो अथॉरिटी है या पावर है वो किसी सिंगल बॉडी को दी गई है। तो अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो फेडरल फीचर है, तो ये नहीं हो सकता, दो रिजेक्ट हो गए। फर्स्ट यहां भी है यहां भी है, तो ये तो नहीं हो सकते। अब सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट होगा या फिर ओनली थर्ड, ये हमें पता चलेगा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, यानी एक स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी एक फेडरल फीचर है, ना कि यूनिटरी फीचर। तो ये भी करेक्ट नहीं हो सकता, टू करेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही करेक्ट है। सिंगल सिटीजनशिप, जैसे मैंने बताया था, ये एक यूनिटरी फीचर है, यानी जो पावर है वो सिंगल अथॉरिटी के हाथ में होती है। तो ये करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड, ओनली थर्ड, ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वाला बहुत ईजी है। गवर्नेंस एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, ये फेडरल फीचर ही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ये इजी होते हैं। आपको एक का पता है तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक पता होने से भी ऑप्शन एलिमिनेट कर ले जाते हैं। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिप्राइव। ये तो बहुत ही इजी है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72 है। अब देखो आर्टिकल 72 कहां पर है? 53, 72, फर्स्ट बी, फर्स्ट बी, ये दो रिजेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्टेटमेंट, फिर देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आपका आर्टिकल 74 है, यानी जो प्रेसिडेंट है उसको रिक्वायर्ड होती है, मतलब एडवाइस लेता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ये प्रेसिडेंट की कुछ लिमिटेड पावर्स हैं। ये कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 74 में। तो आर्टिकल 74 का है? आर्टिकल 74 है सी, 2C, 2C, 4 करेक्ट हो गया, ये गलत। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 53। आर्टिकल 52 में क्या दिया है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रेसिडेंट होना चाहिए, वो 52 में है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, यानी जो ये कार्यकारी शक्तियां हैं यूनियन की वो राष्ट्रपति में निहित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स
including the chief minister in the council of ministers in a state cannot exceed dash of the total number of members of legislative assembly of that state. संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती है। तो जरा मैं आपको 91st अमेंडमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, जो 2003 में आया था। इस अमेंडमेंट के तहत मान लो ये पूरा लोकसभा है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर में होती है लोकसभा। अब ये पूरी लोकसभा के जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, मान लेता हूं ये सभी मेंबर्स हैं, तो ये जो मेंबर्स हैं चाहे लोकसभा के हों या लेजिस्लेटिव काउंसिल के हों, इन मेंबर का 15% यानी 15% ऑफ टोटल मेंबर्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जो मिनिस्टर्स होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में पीएम इंक्लूड होते हैं और स्टेट के अंदर सीएम होते हैं यानी चीफ मिनिस्टर। ये जो इनका नंबर है वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मान लो यहां पर अगर ये 100 मेंबर हैं तो ये जो मिनिस्टर हैं ये 15 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 16 नहीं हो सकते हैं, 15 तक हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और एक और चीज है, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मिनिमम नंबर है वो 12 है, कि मिनिमम 12 ही हो सकते हैं, 12 से ज्यादा हो सकते हैं। मिनिमम कितने? 12 और मैक्सिमम कितने? 15% से कम, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 15% एक लिमिट है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट में, और सेंटर में टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अरेंज द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्कवरी। निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यताओं स्थल को उनकी खोज के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा या लोथल। दो के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक है हड़प्पा। हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में, इसीलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। इसके बाद खोजा गया था मोहनजोदारो को, और इसे कब खोजा गया था? 1922 में। किसके द्वारा? रखलदास बनर्जी द्वारा, आर.डी. बनर्जी। अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं, धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो। सबसे पहले आएगा 1 यहां नहीं है और यहां नहीं है, दो ऑप्शन बचे। 1 के बाद 2, यहां भी 1 के बाद 2, तो 1 के बाद 2 है मोहनजोदारो, करेक्ट है। अब यहां पर इन दोनों में पता करना ही पड़ेगा, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो फिर भी अगर हम थोड़ा सा भी इसके बारे में जानते तो लोथल पहले खोजा गया था, तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 1। लोथल को कब खोजा गया था? तो लोथल को खोजा गया था 1954 में बाय एस.आर. राव। और धोलावीरा को कब खोजा गया था? तो धोलावीरा को खोजा गया था 1967 और 68 के बीच में, और किसके द्वारा? जेपी जोशी द्वारा। अब इन साइट्स में इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे धोलावीरा, धोलावीरा जाना जाता है अपने वाटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है धोलावीरा में। लोथल एक पोर्ट सिटी है, और यहां पर ही राइस यानी चावल के हस्क मिले हैं, यानी चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से। मोहनजोदारो, इसको बोला जाता है माउंट्स ऑफ डेड। और हड़प्पा, हड़प्पा में 2 रोज ऑफ ग्रेनरीज मिली है, जिसमें हर रो में 6 ग्रेनरी है। ये कहां पर मिली है? ये हड़प्पा में मिली है। और ग्रेट ग्रेनरी कहां मिली है? मोहनजोदारो में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गांधी जी। तो अगेन स्टेटमेंट वाला सवाल इजी हो जाता है थोड़ा सा।
तो पहली स्टेटमेंट है चंपारण सत्याग्रह 1917 was first civil disobedience movement by गांधी जी in the freedom struggle। चंपारण सत्याग्रह 1971 स्वतंत्रता संग्राम में गांधी द्वारा किया गया पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अच्छा, एक सवाल ना हमेशा मेरे दिमाग में घूमता था कि इसको मैं कराऊं, तो आज मैं थोड़ा करा ही देता हूं। तो वो ये था कि डिफरेंस क्या है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इन दोनों में अंतर ये है, नॉन कॉपरेशन का मतलब है कि कॉपरेट ना करना, यानी रिफ्यूज करना। क्या रिफ्यूज करना? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अनुसार जो भी कार्य होते हैं, जैसे आप अगर बैरिस्टर हो या टीचर हो या पुलिस हो, तो अपने कार्य को करने से रिफ्यूज कर देना, तो ये है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है डिसोबे करना, यानी तोड़ना। किसको? लॉ को, कानून को तोड़ना है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। यानी आसान शब्दों में सविनय, यानी मासूमी के साथ कानून को तोड़ना। ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंट है और ये एक पैसिव फॉर्म है। यहां आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपोज नहीं करते हो, लेकिन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में आप डायरेक्टली अपोज करते हो, जैसे नमक कानून तोड़ना। और जो गांधी जी के द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा था? वो था चंपारण वाला। और ये कब चलाया था? 1917 में, 1917 में, जिसमें इन्होंने 3 कठिया सिस्टम उसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ऑप्शन देखते हैं। ओनली फर्स्ट हो सकता है, ओनली सेकंड ये नहीं होगा, करेक्ट पूछिए। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड करते हैं, नन नहीं हो सकता, ये भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ड्यूरिंग खेड़ा सत्याग्रह 1920, इतना पढ़ते ही मैं सेकंड स्टेटमेंट को गलत मार्क करूंगा और ओनली फर्स्ट को मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा क्यों? खेड़ा सत्याग्रह 1920 में नहीं हुआ था, 1920 में तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, 1918 में। याद किया था ना केक से। सी फॉर चंपारण सत्याग्रह, ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो कि 1918 में हुई थी, और इसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। गांधी जी वॉज गिवन द नेम बापू एंड महात्मा बाय द पीपल, लोगों के द्वारा नहीं दिया गया था, बापू नाम दिया गया था इन्हें सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बापू या फादर ऑफ नेशन कहा गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और महात्मा का टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डैश इज ऑफन टाउटेड एज तानसेन ऑफ द 21st सेंचुरी। दिस म्यूजिकल जीनियस blended the best of classical music and created a unique style of his own। डैश को अक्षर 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। इस संगीत प्रतिभा ने शास्त्रीय संगीत के सर्वोत्तम तत्वों का मिश्रण किया और अपनी एक अनूठी शैली बनाई। तो वो कौन थे? तो वो थे बड़े गुलाम अली खान। और ये कौन से घराने से संबंध रखते थे? तो ये संबंध रखते थे पटियाला घराना। और पटियाला घराना के फाउंडर कौन थे? तो एक फाउंडर थे इनके उस्ताद अली बख्श खान, और इनके साथ थे उस्ताद फतेह अली खान। बाकी ये मुबारक अली खान और बरकत अली खान बड़े गुलाम अली के छोटे भाई थे दोनों, मुबारक अली खान भी और बरकत अली खान भी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बड़े गुलाम अली खान। ये हिंदू क्लासिकल हिंदुस्तानी जो म्यूजिक था उससे रिलेट करते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोदावरी रिवर। तो हमको स्टेटमेंट पढ़नी है गोदावरी रिवर के बारे में, फिर हमें इसका आंसर करना है। गोदावरी नदी का ओरिजिन कहां से है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। और गोदावरी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर की, या कहूं पेनिनसुलर जो रीजन है वहां की सबसे लंबी नदी है। तो द गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई करेक्ट।
यहाँ पूछा है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, एक तो करेक्ट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट नियर नासिक इन महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट हो गई। दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, मैंने बताया अभी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलते हैं, यहाँ से इसका ओरिजिन है। थर्ड स्टेटमेंट है द गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ये भी करेक्ट है। जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम है गोदावरी नदी का, ये निकल रही है यहाँ महाराष्ट्र से, और यहाँ ये नीचे आप देख रहे हैं ये कर्नाटका है, कर्नाटका में भी एंटर करती है। ये है तेलंगाना वाला रीजन, और ये है आंध्र प्रदेश, यानी तेलंगाना में भी है। और इसका ड्रेनेज देखिए कहाँ कहाँ तक फैला है, ये है छत्तीसगढ़, और ये है उड़ीसा, और यहाँ ये आप देख रहे हो ये पूरा ये है आंध्र प्रदेश। तो काफी बड़ा ड्रेनेज पैटर्न है इसका, और इसकी लेंथ कितनी है 1465 किलोमीटर कवर करती है गोदावरी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बढ़ते हैं अगली स्टेटमेंट पे, तीन तो करेक्ट हो गई, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से देखते हैं। तो द गोदावरी डज नॉट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ आप देख लो ना, यहाँ आंध्र प्रदेश से बहती है, ये निकल रही, ये है इसका ओरिजिन, जरा कलर चेंज कर देता हूँ, ये निकल रही यहाँ से, और यहाँ ये देखो ये कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश ही तो है, ये वाला रीजन, यहाँ ये पूरा ये आंध्र प्रदेश ही तो है। तो क्यों नहीं बह रही आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ही ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट हो गई गलत। तो टोटल कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन स्टेटमेंट, तो इसका आंसर ऑप्शन थर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज इंडियाज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट एज पर द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक घातीय वृद्धि दर क्या थी। तो 2011 के सेंसस के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ये आज़ादी के बाद 7वां, और जब से शुरू हुए तब से ये 15वां सेंसस था। इसके जो रजिस्ट्रार जनरल है उनका नाम है सी चंद्रमौली। इसका मोटो है आर सेंसस आर फ्यूचर। बाकी यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है तो थोड़ा पॉपुलेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो इस सेंसस के अनुसार भारत की पॉपुलेशन कितनी थी, 121 मिलियन, लगभग कितनी 121 मिलियन पॉपुलेशन थी, जिसमें 51.54% ये मेल पॉपुलेशन है और 48.46% ये फीमेल पॉपुलेशन है। भारत में पूरे विश्व का 75% पॉपुलेशन रिसाइड करती है। तो भारत की पॉपुलेशन पूरे विश्व की कितनी है, 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की बात आई है तो हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, और लोएस्ट किसकी है, तो लोएस्ट है सिक्किम की, 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन है सिक्किम की। ये हो गई स्टेट की बात। यूटीज में हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, तो यूटीज में हाईएस्ट पॉपुलेशन है दिल्ली की, और लोएस्ट है लक्षद्वीप की। बाकी भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट 2011 में वो है 74.04%, जिसमें मेल लिटरेसी रेट है 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। वहीं लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, भारत में सेक्स रेशियो है 943 पर 1000 मेल, और वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है 919 पर 1000। बाकी डिकेडल ग्रोथ रेट क्या थी, तो भारत की डिकेडल ग्रोथ रेट थी 17.64%, वहीं एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट थी 1.64%। ये जो डिकेडल ग्रोथ रेट है ये सबसे ज्यादा कौन से साल में थी, तो ये मैक्सिमम थी 1961 से लेकर 71 के बीच में, और 1921 को माना जाता है ईयर ऑफ डिवाइड, यानी 1921 से पहले जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थोड़ी स्लो थी, लेकिन 1921 के बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगी। बाकी वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसने एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पूछी थी, वो कितनी है 1.64%।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जिसमें 10th 5 ईयर प्लान और यहाँ 11th 5 ईयर प्लान के बारे में दिया हुआ है और 9th 5 ईयर प्लान के बारे में। तो हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, फिर इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पहली बार 5 ईयर प्लान कब शुरू हुए थे। तो पहला 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था 1951 से लेकर 56 तक, जिसका जो टोटली फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था। वहीं जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1956 में, और ये कब तक चला, ये चला 61 तक। इसमें जो फोकस था वो हैवी इंडस्ट्रीज पे था। ये महालनोबिस मॉडल पर था, महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। तो ये महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। अब बात कर लेता हूं मैं 9th 10th 11th और 12th 5 ईयर प्लान की। 9th की बात करूं तो नोवा 5 ईयर प्लान आया था 1997 में और 2002 तक चला। इसका जो फोकस था वो था ग्रोथ विद इक्विटी। 97 तक हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी थी, 1992 में एलपीजी मॉडल ले आए थे। तो जो हमने ग्रोथ अचीव की थी वो थी 5.5% की। वहीं 10th 5 ईयर प्लान कब आया था, 2002 में, और कब तक चला, 2007 तक। इसमें जो टारगेट था वो था 8% का, लेकिन हमने अचीव क्या किया था, तो हमने अचीव किया था लगभग 7.7%। 11th 5 ईयर प्लान जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला, इसका फोकस था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पर। इस 5 ईयर प्लान के दौरान जो टारगेट था वो था 9%, लेकिन अचीव कितना किया था, अचीव किया था लगभग 7.9%। कितना अचीव किया था, 7.9%। 12th 5 ईयर प्लान ये 2012 से लेकर 17 तक होना था, लेकिन 2015 में, जैसा कि आप सब जानते हो कि नीति आयोग, इसने रिप्लेस कर दिया था 5 ईयर प्लान्स को। बाकी 12th 5 ईयर प्लान का फोकस था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहां टारगेट वापस से 8% कर दिया, पहले 1% बढ़ा दिया था ना 11 में, वापस से 8% रखा। लेकिन इस बार जो अचीव किया था वो 10th से भी कम था, मात्र 7% अचीव कर पाए। तो हमने इनके बारे में जाना, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है कि 10th प्लान पीरियड के दौरान हमने द इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 7.7 पर ईयर, जो कि एकदम करेक्ट है, जो मैंने आपको यहां दिखाया। टारगेट 8% का था और हमने अचीव कितना किया, 7.7%। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट सही होते ही आपका ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला गलत हो जाता है, ये दो बचे। अब हमको एक ही स्टेटमेंट पढ़नी है, उससे ही आंसर मिल जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है द टारगेट ग्रोथ फॉर द 11th 5 ईयर प्लान वाज 9 पर ईयर। जो 11th में जो टारगेट था वो 9% पर ईयर था, करेक्ट है। लेकिन हमने अचीव कितना किया था, 7.9% अचीव किया था मात्र। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट एंड सेकंड 4 ही इसका आंसर हो सकता है, थर्ड अपने आप में गलत हो जाती है फिर। लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। 9th प्लान पीरियड में इंडिया रियलाइज ए ग्रोथ ऑफ 7.5, 7.5 नहीं 5.5% ही रियलाइज कर पाते हैं, यानी 5.5% ही अचीव कर पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, थर्ड स्टेटमेंट हो गई गलत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट एंड सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन from 72.4 million tons in 1965-66 to dash million tons in 1978 to 79। हरित क्रांति तकनीक के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन 1965 से लेकर 66 में 72.4 मिलियन टन से बढ़कर 1978 से 1979 में डैश मिलियन टन हो गया था। तो थोड़ा हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ। ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा थोड़ा।
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च हुआ था 1966 से 67 के टाइम पीरियड के आसपास, और तब कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। इसका जो एम था वो था सेल्फ सफिशिएंट बनना और इंपोर्ट्स को कम करना। जो हम इंपोर्ट करते थे ना ग्रेन, उसको कम करना। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अब मुझे ये बताना फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। बाकी इस रिवॉल्यूशन के दौरान हाई याइल्डिंग वैरायटी सीड्स ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया गया था, जो इरिगेशन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया गया था, और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया गया था। यानी ट्रैक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए, मशीनें इंट्रोड्यूस की गई खेती के लिए। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा? नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि सॉयल डिग्रेड हो गई, वाटर टेबल नीचे पहुंच गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। लेकिन ग्रोथ जो थी सीरियल, किस किस फसल को बढ़ावा मिला था? तो वो थी वीट एंड राइस, यानी गेहूं और चावल की फसल को बढ़ावा मिला था। तो ये 1965 यानी एक दशक में बढ़कर दुगना हो गया था। लगभग कितना हो गया था? 131.9, यानी लगभग 132 मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 131.9%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज लॉन्च्ड इन 2025। 2025 में शुरू किए जाने वाले भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहली स्टेटमेंट है याक्तेन विलेज इन सिक्किम पैंगोंग डिस्ट्रिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो याक्तेन विलेज है इसको पहला डिजिटल नोमैड विलेज घोषित कर दिया गया है। और ये किस प्रोजेक्ट के तहत घोषित किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट है नोमैड सिक्किम, घुमतू सिक्किम के तहत। अब इसमें होता क्या है? इसमें ये जो गांव है इसको डिजिटाइज बनाया जाता है, यानी यहां पर वर्क फ्रॉम एनीवेयर ये जो कल्चर है इसको बढ़ावा दिया जाता है। और इसके तहत जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जाता है। और इसको बढ़ाने के लिए क्या है? हाई स्पीड इंटरनेट, यानी जो डिजिटल कनेक्टिविटी है उसको सुधारा जाता है, यानी उसको बढ़ावा दिया जाता है। तो वापस आता हूं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होते ही ये सही है, ये सही है, और थर्ड ये नहीं हो सकता, और सभी कथन सही है। फोर्थ था ऑल करेक्ट, तो ये भी होल्ड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इनिशिएटिव इज अ जॉइंट एफर्ट बाय द पैंगोंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनजीओ सर्व हितै, ये भी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू बूस्ट लोकल टूरिज्म बाय ऑफरिंग ट्रेडिशनल होम स्टेज टू इंटरनेशनल टूरिज्म ओनली। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ इंटरनेशनल टूरिस्ट को ही बुलाया जाएगा। यहाँ पर तो सबके लिए है, ये इंडियंस हो या अब्रॉड से आए हो, और ये ओनली लग जाता है ना तो ये स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बना देता है। और ज्यादातर, ऐसा नहीं कह रहा कि हमेशा ही गलत होती है, पर ज्यादातर ये स्टेटमेंट क्या होती है? गलत होती है। थर्ड गलत है। थर्ड गलत होते ही थर्ड सही नहीं हो सकती, ये गलत, यही इसका आंसर है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़े बिना ही हमको इसका आंसर मिल गया। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट, वाईफाई एंड पावर बैकअप फैसिलिटीज हैव बीन इंस्टॉल्ड टू सपोर्ट रिमोट वर्क, एकदम करेक्ट है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर कल्चर उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल? टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? तो ये ऑप्शंस हैं। इसका आंसर करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए इसका आंसर करने से पहले। सबसे पहली चीज, आपको नोमेनक्लेचर समझना चाहिए,
यानी एक कार्बन की चेन है तो उसे कहते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन की चेन है तो उसे बोलते हैं इथ। 3 कार्बन ऐड हैं तो उसे बोलते हैं प्रोप। 4 ऐड हैं तो उसे बोलते हैं ब्यूट। 5 उसे बोलते हैं पेंट और 6 उसे बोलते हैं हेक्स। इतना याद कर लो, बाकी याद नहीं करेंगे, फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। बाकी अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर, इनमें अंतर क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें ये जो OH ग्रुप है इसे हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलते हैं, या इसी को ही हम अल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंगल कार्बन एटम दूसरे कार्बन से अटैच होता है, यानी ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अपने अलावा सिर्फ एक और कार्बन से ही अटैच होता है। जैसे इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, ये C है, इससे एक OH जुड़ा है, इससे एक ही कार्बन अटैच है और इसके साथ ये हाइड्रोजन है। इस पूरे को हम CH3 को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल है, ये कार्बन, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है और ये OH, ये पूरा है CH3 CH2OH। इसको अगर मैं नॉमेनक्लेचर करूं, 2 कार्बन है तो इथ, तो ये हो गया इथेनॉल। और ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? सेकेंड स्ट्रक्चर में ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन और 2 कार्बन से अटैच होता है। जैसे ये OH ग्रुप जुड़ा है यहां पर बस H जुड़ा होगा, यहां पर CH3 हो गया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, वैसे H 3 और अटैच्ड हो सकते हैं ना, तो 3 हाइड्रोजन यहां अटैच हो गए और 3 हाइड्रोजन ही यहां अटैच हो गए। तो ये कैसा अरेंजमेंट है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपेनॉल। अब आइसोप्रोपेनॉल क्यों बोलते हैं? इसका एक और नाम है, देखो, 1 2 3, 3 कार्बन है मतलब प्रोप, और ऑल, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा है तो ऑल, प्रोपेनॉल। अब देखो ये जो OH ग्रुप है सेकंड, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ऑल, मतलब पहला कार्बन यहां से काउंटिंग करूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है OH ग्रुप, इसलिए प्रोपेन, और सेकंड पे ऑल ग्रुप, प्रोपेन टू ऑल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां पर ये जो OH ग्रुप है उसका कार्बन सिर्फ 2 और कार्बन से अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में ये होता है, ये जो कार्बन है जो OH ग्रुप से जुड़ा है वो और 3 कार्बन से अटैच होता है, यानी इसके यहां भी CH3 होगा, इसके इस साइड भी CH3 होगा और इसके इस साइड भी मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये टोटल कितने हो गए? ये 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3, और ये कैसा स्ट्रक्चर है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है। अब इसको काउंट करूं अगर मैं, तो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 3 कार्बन है, लेकिन सेकंड पे क्या जुड़ा हुआ है? ये मिथाइल ग्रुप। तो सेकंड कार्बन पे जुड़ा हुआ है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे ही जुड़ा है OH ग्रुप, तो 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, सेकंड पे ही जुड़ा है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो 2 ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और इसे ही हम कहते हैं, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है तो इसे ही बोला जाता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फर्स्ट इसका आंसर होगा। और पहली बात, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होने चाहिए। मिथ और प्रोप, मिथ में 1 कार्बन होता है, प्रोप में 3, टोटल 4 हो गए। प्रोप और प्रोप 3 3 6 कैसे हो सकता है? मिथ प्रोप ये भी होल्ड हो सकता था, और इथ और प्रोप 2 3 5 ये भी नहीं हो सकते, इस दोनों में फंसते वैसे भी। बाकी आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? विनिमय के किस रूप में वस्तुओं को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑनलाइन एक्सचेंज, क्रेडिट एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज या बार्टर सिस्टम? बहुत ही इजी है बार्टर एक्सचेंज। जब ये पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, उस दौरान यही सिस्टम यूज होता था, बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था, जैसे कि एक आदमी है, उस आदमी के पास हैं जूते, और दूसरा आदमी है, उसके पास हैं ग्लव्स। ये दूसरा आदमी है, इसके पास हैं ग्लव्स। अब ये चाहता है कि ये जूते ले ले, इसको जूते चाहिए और इसको चाहिए ग्लव्स, तभी एक्सचेंज हो सकता था। तो इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम, और ये बहुत ही मुश्किल होता था। जरूरी थोड़ी है कि इसको ग्लव्स ही चाहिए हो, इसे अब गेहूं चाहिए हो, तब तो ये एक्सचेंज नहीं हो सकता है ना। तो ये जो गुड्स के एक्सचेंज वाला जो विनिमय होता है उसे कहते हैं बार्टर एक्सचेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू बेस्ड ऑन, यहां पर इक्वेशन दी हुई है, उसके आधार पर ये स्टेटमेंट है, हमको बताना है क्या हो रहा है। एन गेट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओ गेट्स ऑक्सीडाइज हो रहा है, एन गेट्स रिड्यूस हो रहा है, ओ गेट्स रिड्यूस हो रहा है। तो यहां अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं, ये है रिएक्टेंट, इन दोनों को बोला जाता है रिएक्टेंट, और ये बाद में रिएक्शन के बाद ये जो दो निकल कर आए हैं इन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट। और यहां आप देख रहे हो, यहां पर ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है नाइट्रोजन के ऊपर, वो यहां पर रिड्यूस कर गया है, और इस पर क्या आ गया है, ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हुआ है। जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है। अब ए करेक्ट है। अब यहां देखिए क्या क्या करेक्ट है। ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मेरे को एक देखना है, या तो डी देख लूं या बी देख लूं। बी देख लेता हूं। ओ गेट ऑक्सीडाइज, ओ यहां पर O2 था, यहां पर सिंगल हो, यहां पर सिंगल हो, यहां पर मतलब कि O की वैल्यू कम हो गई है, यानी यहां पे रिड्यूस हुआ है, ना कि ऑक्सीडाइज हुआ है। ये मैं थोड़ा सा सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सिंपल करके, ताकि आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा दिक्कत ना आए, नहीं तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन का रोल होता है। बाकी मैं थोड़ा सा इजी करके आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन हुआ है रिड्यूस। तो डी करेक्ट है। तो ए और डी कहां पर है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वोकलिस्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 2008 एंड इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू हैव पॉपुलराइज्ड ख्याल गायकी? निम्नलिखित में से कौन 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक हैं, और उन्हें ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय भी दिया जाता है? तो पंडित भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, विष्णु दिगंबर पलुष्कर या गंगूबाई हंगल? तो इसका आंसर है पंडित भीमसेन जोशी। और ये कौन से घराने से थे, ये थे किराना घराना से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इन्हें भारत रत्न मिला था 2008 में। अब मेरे को ये बताना कि सबसे पहला गायकी के क्षेत्र में किनको भारत रत्न मिला है। वैसे पहली बार भारत रत्न 1954 में दिए गए थे। तीन पर्सनैलिटीज को दिए गए थे। एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे सीवी रमन, और तीसरे थे राजगोपालाचारी जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉरीफेरा। उस जीव की पहचान करें जो पॉरीफेरा की श्रेणी में नहीं आता है। हाइड्रा, सियोन, स्पॉन्जिला या यूक्लिप्टा? देखो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, और जिसने ये नहीं पढ़ा है तो वो मेरी एक एनिमल किंगडम, इस पर एक कंप्लीट वीडियो एक बार उसको देख लेना, आपको ये टॉपिक कभी परेशान नहीं करेगा। बाकी मैंने एनालिसिस के दौरान भी इसको पढ़ा रखा है। तो पोरोफेरा कौन होते हैं, जिनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, और ये मरीन, ये फाइलम में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समुद्र में पाए जाते हैं। और इनके बॉडी में जो रेगुलेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से होता है।
जो खाने का ट्रांसपोर्ट आना जाना उसमें कौन हेल्प करता है? तो उसमें पानी हेल्प करता है। बाकी साइकोन स्पॉन्जिला यूक्लिप्टा ये एग्जाम्पल हैं पॉरीफेरा के, हाइड्रा नहीं है। तो हाइड्रा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो हाइड्रा बिलोंग करता है निडेरिया फाइलम से, और इसी को ही बोला जाता है सिलिंट्रेटा फाइलम। ये जो होता है इनका जो बॉडी लेयर्स होती हैं वो दो ही होती हैं। तो ये कैसे होता है? ये होता है डिप्लोब्लास्टिक। और इनकी सिमेट्री कैसी होती है? तो इनकी सिमेट्री होती है रेडियल। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो हाइड्रा इसका एक एग्जाम्पल है, जेलीफिश इसका एक एग्जाम्पल है, सी एनिमोन एग्जाम्पल है, कोरल्स इसके एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये पॉरीफेरा कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब इज डायरेक्टेड टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को इस दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है, करंट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मैं आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताता हूं। आप ऐसा कीजिए, अपने राइट हैंड में अगर आपने पेन लिया है तो पेन को पकड़िए ऐसे करके, जैसे वो। अब ये जो छड़ के ऊपर की तरफ अगर आपने ऐसे पकड़ा होगा तो करंट, जो ये थंब है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है करंट को। और ये जो उंगलियां जिस तरफ को रैप हुई होती हैं वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये। अगर मैं इस थंब को उल्टा कर देता हूं तो करंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? वो भी रिवर्स हो जाएगी। वो किधर हो जाएगी? वो इधर हो जाएगी। तो ये है राइट हैंड थंब रूल। तो थंब किसको डिनोट करता है? थंब डिनोट करता है करंट को। और उंगलियां किसको डिनोट करती हैं? उंगलियां, जो ये फिंगर्स होती हैं, ये डिनोट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो फराड, ये किसकी ऐसा यूनिट है? ये किसकी यूनिट है? तो ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या है? फराड। एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट है? एम्पियर है करंट की ऐसा यूनिट। कूलम किसकी है? ये चार्ज की है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचा यही इसका आंसर है। रेसिस्टेंस आ रहा था तो कहीं ना कहीं हम तब भी एक अजम्पशन के आधार पर मार सकते थे। तो ये ओम मीटर क्यों है, ये मैं आपको जरा समझा देता हूं। तो जो रेसिस्टेंस होता है यानी अवरोध जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। यानी अगर हम, मान लो ये कंडक्टर है, सर्किट है, उसकी लेंथ, यहां पर पार्टिकल्स हैं, अवरोध है, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा ना, यहां और ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। पहले उसको सिर्फ यहां तक रेसिस्टेंस झेलना पड़ रहा था, अब मैंने लेंथ दुगनी कर दी है तो उसको दुगना रेसिस्टेंस झेलना पड़ेगा। तो ये जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। वो कैसे? मान लो पहले ये पाइप था इतना पतला, बाद में मैंने इसका एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ा दिया, यहां पर 4 मॉलिक्यूल थे जो अवरोध पैदा कर रहे थे। अब यहां पर 4 मॉलिक्यूल है और अवरोध साइज तो सेम ही रहेगा ना दोनों में, लेकिन अब अवरोध है क्या? अब कितना फ्री हो गया, यहां से निकल सकते हैं, ऐसे ऐसे निकल सकते हैं, ऐसे निकल सकते हैं। तो यहां पर रेसिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया है। एरिया बढ़ाने से क्या होता है? रेसिस्टेंस कम हो जाता है, अवरोध कम हो जाता है। तो जब ये रेसिस्टेंस से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक यूनिट निकल के आती है जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और ये किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है जो कंडक्टर है उसके मटेरियल पर। और ये क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल बाय ए। अब मैं इसकी यूनिट निकालूं तो क्या निकल के आएगी? आर इंटू ए बाय एल। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। इस मीटर से ये कट जाएगा तो रेसिस्टिविटी की क्या यूनिट निकल के आएगी? ओम मीटर।
यही इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म ब्लू लाइन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। ब्लू लाइन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो है ये गेम। ये जो गेम है ये 3 जोन्स में डिवाइड होता है। एक है डिफेंसिव जोन, मान लो यहां से खेल रहे हैं इधर की तरफ, तो ये वाला डिफेंसिव जोन हो गया, ये बीच वाला न्यूट्रल जोन हो गया और ये हो गया ऑफेंसिव जोन। तो इस जोन को डिवाइड करने के लिए ये जो 2 लाइन है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, यही है जो रिलेट करती है किससे? रिलेट करती है आइस हॉकी से। तो इसका आंसर क्या है? आइस हॉकी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आज के मॉक का लास्ट सवाल। ये है क्वेश्चन नंबर 25। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the power to rule India transfer from the English East India Company to the British Crown। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कमर्शियल बॉडी से हटाकर इसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। और क्या हुआ था? और जो चाइना के साथ ट्रेड था और जो टी मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया था इस एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल था भारत का और लास्ट गवर्नर जनरल था बंगाल का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके तहत डुअल गवर्नमेंट जो द्वैध शासन चल रहा था किसके द्वारा शुरू किया गया था? कैनिंग के द्वारा, उसको खत्म कर दिया गया। और इसी एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी, भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट। और कहां बनाई गई थी? कैलकाटा में। और इसे क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। और इसके चीफ जस्टिस कौन थे? तो उनका नाम था एलिजा इम्फ। बाकी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये जो रिवॉल्ट हुई थी 1857, उसके बाद ये एक्ट आया था। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो शासन था या जो पावर्स थी वो बिल्कुल निरस्त कर दी। और जो शासन वो किसके हाथ में चला गया? ये पावर्स किसके हाथ में चली गई? वो चली गई ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो यहां पर एनालिसिस आज का खत्म हुआ। आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी और बहुत ही शानदार एनालिसिस है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी और पता चला होगा कि क्या लेवल है हर क्वेश्चन का। और ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये इस बार के क्वेश्चन जो ये सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए गए। तो ये जो सिलेक्शन पोस्ट के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो वो भी इसका एनालिसिस देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमको एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो जिन्होंने भी मेरी वीडियो यहां तक देखी उनको दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। और मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।